हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। प्यारे बच्चों, पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम डिस्कस कर चुके थे। उसी वीडियो लेक्चर में हम कूलम्स लॉ को ड्राइव कर चुके थे। कूलम्स लॉ के लिए हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का, तो वो होता है के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, और के को हमने नाम दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू भी होती है, ये भी मैं उसी वीडियो लेक्चर में आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी वहीं से हम शुरू करेंगे। तो पहले 5 या 7 मिनट में जो कूलम्स लॉ का पार्ट छूट गया था उस वीडियो लेक्चर में, ज्यादा लंबा होने के कारण वीडियो थोड़ा सा कट करना पड़ा था, तो आज 5 या 7 मिनट में वो कंटेंट पूरा करेंगे। उसके बाद हम कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया था वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का मैग्नीट्यूड था के Q1 और Q2 चार्जेस को हमने मैग्नीट्यूड में लिया था R स्क्वायर। ये हमें फॉर्मूला ड्राइव कर चुके थे। इस के को हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट नाम दिया था। इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो SI सिस्टम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमें लिखते हैं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और इसकी दूसरी कांस्टेंट वैल्यू 9 × 10⁻⁹ और इसकी यूनिट निकालेंगे तो क्या आएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की। तो उसके बाद हम जो एप्सिलॉन नॉट आया है इसके बारे में चर्चा करेंगे कि यूनिट क्या होती है एप्सिलॉन नॉट की, यूनिट फॉर एप्सिलॉन नॉट। तो प्यारे बच्चों, इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे, हम के की जगह पर रखेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला हो जाएगा एफ के की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। इसके लिए हमें निकालेंगे तो जस्ट क्या हो जाएगी, इसका जो हमें इसके लिए यूनिट ड्राइव कर चुके हैं ये, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां पर फोर्स है तो न्यूटन 1/एप्सिलॉन नॉट को उस तरफ रखेंगे तो यहां पर क्या आएगा, फोर्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब हम इसको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से क्या आएगी, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर बाय में न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो डायरेक्ट मैं यहां पर यूनिट लिख रहा हूं, इसकी क्या आएगी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। प्यारे बच्चों, इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू भी होती है, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट मैं पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि ये एप्सिलॉन नॉट है क्या। एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, जो मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। हर एक मीडियम में ये अलग अलग होती हैं। तो इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 यूनिट होगी इसकी, कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। उसके बाद हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एप्सिलॉन नॉट। तो इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। कूलम क्या है हमारे पास, कूलम हमारे पास है चार्ज है, और चार्ज के लिए हमें डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन में न्यूटन, फोर्स की यूनिट है, फोर्स के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला MLT-2 होता है। उसके बाद मीटर स्क्वायर
यानी कि एल स्क्वायर ले लेंगे तो क्या आएगी हमारे पास m-1, उसके बाद एल एक पावर ये है, 2 पावर ये, एल 3 पावर और नीचे है तो ऊपर जाके ये माइनस में हो जाएगा। टी की -2 है तो ऊपर जाके प्लस की 2 और 2 4 हो जाएगी, टी की पावर 4 हो जाएगी। उसके बाद ए बचा हमारे पास ए स्क्वायर। तो ये इसका ये डायमेंशनल फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट के लिए। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, बहुत जरूरी है याद रखनी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर होती है। यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट यूनिट क्या होती है? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और कांस्टेंट वैल्यू होती है इसकी 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर। और डायमेंशनल फॉर्मूला m-1 l-3 और t की पावर 4 और a स्क्वायर। तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमें डेफिनेशन देंगे 1 कूलम की। तो हम अलग से एक टॉपिक लिखेंगे, डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम। प्यारे बच्चों 1 कूलम ऑफ चार्ज कब होगा? सपोज करो कि हम यहां पर लेट कर लेते हैं कि Q जो है, जो टोटल चार्ज है Q1 Q2 वो 1 है। तो जैसे ही हम इस फॉर्मूले में रखेंगे और यहां से इसकी कांस्टेंट वैल्यू रख देंगे तो यहां इस फॉर्मूले में देखेंगे ध्यान से, अगर मैं इसमें Q1 ऐसे लिखेंगे, इफ पहले ये फॉर्मूला लिख देते हैं, F फोर्स का मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मैग्नीट्यूड लिखो या मतलब ऐसे ही लिख दो, कोई खास फर्क नहीं है। मैग्नीट्यूड आपको पता है कि किसी भी चीज की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, तो चार्ज की हमने न्यूमेरिकल वैल्यू ही लेनी है यहाँ पे। तो जो मैग्नीट्यूड है Q1 Q2 का अपॉन में R स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया। तो लिखेंगे इफ यदि Q1 जो है 1 कूलम हो और Q2 भी 1 कूलम हो, मतलब कि Q1 = Q2 = 1 कूलम, ऐसे लिख देंगे। अब हमारे पास है जो डिस्टेंस है इनके बीच में, चार्जेस के बीच में, तो वो क्या है लेट कर लेते हैं, वो भी 1 मीटर है। इसकी कांस्टेंट वैल्यू, ये जो चीज है हमारे पास है, इसकी कांस्टेंट वैल्यू है ये हमारे पास कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो रखेंगे इस फॉर्मूले में। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आएगा? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। मैं नीचे लिख देता हूं कूलम स्क्वायर को इस तरीके से। अब हमारे पास Q1 Q2 है, Q1 की वैल्यू 1 कूलम है, Q2 की वैल्यू भी 1 कूलम है। उसके बाद इसका स्क्वायर है, तो मैं इसको अलग अलग लिख देता हूं, 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर। तो यहां भी आप देख सकते हैं, यहां पे 1 यहां पर कूलम का स्क्वायर आ गया, नीचे मीटर स्क्वायर आ गया। तो इस कूलम स्क्वायर से ये कूलम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस मीटर स्क्वायर से ये मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो फोर्स कितना बचा हमारे पास? फोर्स का मैग्नीट्यूड है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास चार्ज 1 कूलम तब हो सकता है, चार्ज 1 कूलम तब हो सकता है जब हमारे पास एक चार्ज दूसरे चार्ज से 1 मीटर डिस्टेंस पे हो और उनके बीच में लगने वाला फोर्स 9 × 10⁻⁹ न्यूटन हो। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो आइए अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो डेफिनेशन हम ऊपर ही लिखते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं, जल्दी से इसको राइट कर लीजिए। आप वीडियो को पॉज करके जल्दी से राइट कीजिए।
1 2 3 ओके। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? 1 कूलम ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज, यहां पे लिख रहा हूं मैं इसकी डेफिनेशन, 1 कूलम ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज when 1 charge is placed at a distance of 1 meter, at a distance of 1 meter from another like charge of same magnitude and like चार्ज होंगे तो इसको रिपेल करेगा, एंड it is repelled by the force, कितने फोर्स के साथ रिपेल करे? 9 × 10⁹ न्यूटन फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करे। इसको जल्दी से समझते हैं कि 1 कूलम चार्ज तब हम परिभाषित कर सकते हैं जब एक चार्ज, कोई भी एक चार्ज है, वो रखा हुआ है किसी दूसरे चार्ज से 1 मीटर दूर, और वो जो दूसरा चार्ज है वो उसी जैसा चार्ज होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होना चाहिए और नेगेटिव है तो नेगेटिव होना चाहिए। लाइक चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, और उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए, और वो एक दूसरे को लाइक होंगे तो वो रिपेल करेंगे, कितने फोर्स के साथ? 9 × 10⁹ न्यूटन। तो हमारे पास से चार्ज जो है 1 कूलम होता है। आई थिंक ये सब आपको समझ में आया होगा। कूलम्स लॉ यहां पर पूरा होता है। उसके बाद हम टॉपिक करेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, रब करें इसको। ओके, 1 2 3 1 2 3। तो जो टॉपिक है हमारा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। प्यारे बच्चों, अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप सीधा कमेंट बॉक्स में जाइए, हम चेक करेंगे आपका कमेंट, और आपका जो इश्यू है उसको राइट डाउन कीजिए। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। प्यारे बच्चों, हमारे पास दो चार्जेस होते हैं, उनके बीच में जो फोर्स है, मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड है, वो कूलम्स लॉ देता है। और वेक्टर फॉर्म हमें क्या दिखाता है कि वेक्टर फॉर्म दिखाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है ये कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ए कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो एक तो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये डायरेक्शन को शो करता है कि कैसे जो एक दूसरे के ऊपर वो फोर्स लगाते हैं वो उनकी डायरेक्शन क्या है, वो सेम डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो फोर्स के लिए डायरेक्शन देता है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। प्यारे बच्चों, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, लेट कीजिए हमारे पास दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस, ये इसको हम नाम देते हैं Q1 और इसको नाम देते हैं Q2। दो चार्जेस हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है, बट कॉम्प्लिकेटेड उसी को लगता है जिसको ये समझ में नहीं आता, तो इसको ध्यान से समझिए।
और हम इनके लिए एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। जैसे हम प्लेन लेते हैं एक्स वाई जेड, 3 प्लेन ले लिए हमने एक्स वाई जेड। ये हमारा ओरिजिन है ओ। लेट कर लिया हमने कि ये जो ओ है, ओ से जो क्यू है ये R1 डिस्टेंस पे है, यानी कि Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 है और Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो R2 है। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ये एक्चुअल में डिस्टेंस ही है, एक्चुअल में डिस्टेंस ही है। हम कह सकते हैं कि R1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 फ्रॉम O से Q1 R1 डिस्टेंस पे है। तो हम कैसे लिखेंगे इन चीजों को? हम ऐसे लिखेंगे R1 वेक्टर क्या है? पोजीशन, जो हमें पोजीशन बताता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 फ्रॉम O। बिल्कुल सिंपली हमने लिख दिया। उसके बाद R2 वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 फ्रॉम O। ओके, अब हम लेट करके चलते हैं कि ये लाइक चार्जेस हैं। अब ये लाइक चार्जेस हैं तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, और इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है Q2 के ऊपर, वो लेट कर लिया हमने F21 है। मतलब F21 फोर्स कौन सा फोर्स है? Q2 पे लगने वाला फोर्स है और किसके द्वारा लगाया गया है? Q1 पे, और उसकी डायरेक्शन ये है। ठीक है, और इसके लिए जो पोजीशन वेक्टर है हम कंसीडर कर लेते हैं, ये हम R12 लेते हैं। प्यारे बच्चों, ये अब Q2 का तो पोजीशन वेक्टर R2 था, यही तो बात समझने वाली है कि हम Q2 का पोजीशन वेक्टर R12 ले रहे हैं, बट कहां से ले रहे हैं? Q1 से ले रहे हैं। यानी कि 1 से 2 तक का जो पोजीशन वेक्टर डिस्टेंस है वो R12 कंसीडर किया हमने। ओके, अब इसके ऊपर Q2 जो है Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा। वो कैसे लगाएगा? उसका जो पोजीशन वेक्टर है हम कंसीडर कर लेते हैं, उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो ये है, और नाम दे देते हैं हम R21, और इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है उसको नाम दे देते हैं हम F12। 1 के ऊपर लगने वाला फोर्स किसके द्वारा? 2 के द्वारा। तो ये Q1 है हमारा, तो उसकी डायरेक्शन यहां पर होगी। तो हम लिखेंगे यहां पर R12। R12 क्या है? R12 पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 फ्रॉम Q1। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी, क्लियर हो गई होगी अच्छे से। उसके बाद R21 पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 फ्रॉम Q2। क्लियर है? मतलब Q1 से Q2 R12 और Q2 से Q1 R12। एक तरह से ये डिस्टेंस ही है। जब हम इनका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये डिस्टेंस ही आएगी। तो प्यारे बच्चों, F12 क्या है ये भी लिखेंगे हम। देखो, इनको लिखने से पहले हम आपको एक चीज समझाएंगे कि देखो, ये जो Q1 है, Q1 Q2 से जितनी दूर है उतनी ही दूरी Q2 की Q1 से है। मतलब जितना दूर ये वेक्टर इससे है, ये वेक्टर भी इससे इतना ही दूर है। तो हम लिख सकते हैं
R12 इज इक्वल टू -R21। मतलब कि ये इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है बट इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो ये लिख दिया हमने। अब हम फोर्स लिखेंगे, फोर्स F21 कौन सा फोर्स है, F21 इज द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ओके, F12 फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। एक बात और हम समझाएंगे आपको कि कोई भी एक वेक्टर है, उस वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। सपोज करो हमने यही वेक्टर ले लिया, R12 ले लिया, R12 वेक्टर लिया, तो इसको हम क्या लिखेंगे कि R12 के पास मैग्नीट्यूड भी और R12 की डायरेक्शन भी है। प्यारे बच्चों, अगर हम यहां से डायरेक्शन निकालेंगे तो डायरेक्शन R12 क्या आएगी, R12 डायरेक्शन क्या आएगी, R12 वेक्टर अपॉन में R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आई थिंक आपको क्लियर होगी ये बात कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन निकालेंगे यहां से तो ये इसके बाई में चला जाएगा, R12 इधर था बटे में क्या कर दिया, R12। ओके, तो यहां तक बिल्कुल क्लियर आपको। इसी के साथ हम जो R21 डायरेक्शन सिमिलरली इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या आएगी, R21 वेक्टर बटे में R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, उसके बाद हम प्यारे बच्चों इसमें क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे F21 निकालेंगे। पहले F21 है क्या, F21 Q2 के ऊपर फोर्स है, किसके द्वारा, जो लगाया गया है Q1 के द्वारा। तो निकालेंगे तो क्या आएगा, फॉर्मूला क्या होता है, कूलम्स लॉ। तो लिखेंगे, पहले लिख देंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। F21 निकालेंगे तो हम पोजीशन वेक्टर ये लेंगे, तो कूलम्स लॉ क्या कहता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कौन सी लेंगे, ये वेक्टर लेंगे Q1 से Q2। तो पोजीशन वेक्टर इनका ये है। तो R12 इसका स्क्वायर होता है, तो क्या लिखेंगे हम, यहां पर स्क्वायर लिख देंगे। ओके, और डायरेक्शन भी लिखेंगे। डायरेक्शन क्या लिखेंगे, डायरेक्शन लिखेंगे R12 डायरेक्शन में है, R12 डायरेक्शन मतलब 1 से 2 की डायरेक्शन में है। ओके, तो प्यारे बच्चों मैंने बताया था कि इसका जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये डिस्टेंस ही आने वाली है, तो हम इसका मैग्नीट्यूड भी यहीं पर लिख सकते हैं और यहां पर वेक्टर भी लगा सकते हैं। तो उसके बाद हम इसकी वैल्यू रखेंगे इसमें, तो क्या आएगी हमारे पास, F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12 इसका स्क्वायर, और यहां पर डायरेक्शन की वैल्यू रखेंगे। डायरेक्शन ये किसके बराबर है,
R12 वेक्टर अपॉन में R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब देखो ये R12 है, ये भी R12 है, तो इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। यहां पर स्क्वायर है तो सॉरी ये स्क्वायर बाहर निकलेंगे हम, तो F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12 वेक्टर और इसका क्यूब, और यहां पे क्या बचा R12 वेक्टर। ये जो फॉर्मेट है प्यारे बच्चों, ये एक्चुअल फॉर्मेट है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद मैं यहां से कर रहा हूं, हम निकालेंगे F12 क्या है, F12 है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। Q2 से लगाएगा फोर्स Q1 पर, जिसकी डायरेक्शन ये है। तो क्या है कि हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R, अब पोजीशन वेक्टर ये ऊपर वाला लेंगे Q2 से Q1, तो R21 इसका स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या लेंगे, R21 डायरेक्शन लेंगे। अब R21 डायरेक्शन हमने निकाल रखी है, क्या है इसकी वैल्यू रखो, F12 वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका स्क्वायर, और इसके लिए R21 वेक्टर अपॉन में क्या है यहाँ पे R21 वेक्टर। ओके, तो प्यारे बच्चों इसमें भी क्या लिख देंगे हम, इसमें भी क्यूब लिख देंगे। F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21, और इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब हो जाएगा और R21 वेक्टर आ जाएगा। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है, इसकी जो वैल्यू है, ये जो R12 वेक्टर की वैल्यू है, ये इसके R21 के माइनस में है, कि R1 की जगह पे, R12 की जगह पे हम R21 लिखेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो F12 इज इक्वल टू माइनस आगे लिख लेंगे, -1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन में R21 की जगह पे क्या लिखेंगे, R21, जहां पर R21 वेक्टर है वहां पर R12 लिख सकते हैं हम। अब हमें R12 लिखेंगे तो भी एक ही बात है, तो R12 वेक्टर, तो ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, F12 माइनस ऑफ ये F21 की वैल्यू है जो हम यहां पर निकाल चुके हैं, तो हम लिख देंगे। तो ये जो फोर्स आएगा, ये जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, वो फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। तो ये कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है जो हमने ड्राइव किया है। तो इससे ये पता चला, इसने क्या दी, डायरेक्शन दी, और जो जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ होता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहां पर जो फोर्स है मैग्नीट्यूड में सेम है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो हम कह सकते हैं कि न्यूटन के थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो आई थिंक बच्चों समझ में आया होगा आपको यहां तक। उसके बाद कई बुक्स में ये दिया गया है, जैसे Q1 Q2 अगर लाइक चार्जेस हैं, Q1 Q2 अगर लाइक चार्जेस हैं तो इनकी प्रोडक्ट 0 से ग्रेटर होगी। बिल्कुल, अगर दोनों लाइक हैं, सपोज करो दोनों नेगेटिव भी हैं, तो नेगेटिव और नेगेटिव की हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी पॉजिटिव आएगी, तो ग्रेटर देन 0 ही होने वाली है। और ये हमें
डायरेक्शन के बारे में भी बताते हैं। और अगर Q1 Q2 ये तो हैं लाइक चार्जेस की कंडीशन, और Q1 Q2 की जो प्रोडक्ट है लेस देन 0 आएगी, तब आएगी जब ये चार्ज अनलाइक होंगे, मतलब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो ये भी आप बातें अपने ध्यान में रखें। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट विल बी इन द नेक्स्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।